नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ते का यहाँ पर जो फॉर्म कैसे भरना है उसकी मार्गदर्शिका लेकर आया हूँ, जिसमें संपूर्ण जानकारी बताया गया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, आय सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कब तक रहेगी, साथ ही साथ अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप महिला हैं तो आपको कहाँ से यहाँ पर निवास बनवाना है, फॉर्म कैसे भरना है, सारी जानकारियाँ इसमें बताया है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताऊँगा। तो इसके माध्यम से आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने का समय स्टार्ट लगभग हो चुका है, बट अभी पोर्टल खुल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पोर्टल वैसे बन चुका है, कल मैंने एक वीडियो यहाँ पर बताया था, उस वीडियो के माध्यम से आप फॉर्म कैसे भरेंगे उसको भी आप देख पाएंगे। और इसके भी माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म आप आसानी से घर बैठे या चॉइस सेंटर में भी जाकर आप भरवा सकते हैं। सिंपल है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है फॉर्म भरना। तो आइए देखते हैं, यह मार्गदर्शिका है कौशल विकास तकनीकी एवं शिक्षा रोजगार विभाग के द्वारा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड जितने भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनवाए हैं सभी का प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अलग से मैंने बेरोजगारी भत्ते का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाकर जरूर देखिए। और बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर रखे रहेगा, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करिए और यह जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, तभी आप तक यहाँ पर जानकारी है दूसरे तक पहुँच पाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग बेरोजगारी भत्ता योजना का जो नाम है बेरोजगारी भत्ता योजना है, और योजना का विस्तार एवं प्रारंभ यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। जो भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उसको यह योजना का लाभ दिया जाएगा। यह योजना 1/4/2023 से लागू होगा। तो यहाँ पर 1/4/2023 से लागू होगा, मतलब अप्रैल माह से आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट होगा। इसकी क्या परिभाषा है? परिभाषा यह है कि पारिवारिक आय क्या होगी। तो आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय। आपका परिवार का मतलब आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन, यही है परिवार का आशय। क्या होगा? परिवार से तात्पर्य पति पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता पिता, ये क्या है? परिवार है। चाचा का यहाँ पर नहीं दिया गया है, मामा का नहीं दिया गया है, तो ये आप समझ जाएंगे इसको। आय प्रमाण पत्र पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जो बेरोजगारी भत्ते की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो, तो आप इसको जान सकते हैं। अगर आप अभी फॉर्म डालेंगे 1 अप्रैल से, तो उससे 1 वर्ष पहले का बना हो, मतलब 1 वर्ष की वैलिडिटी रहती है और 1 वित्तीय वर्ष की वैलिडिटी रहती है। उसमें लिखा रहता है, आप देख सकते हैं 1 वित्तीय वर्ष। तो मानकर चलिए वित्तीय वर्ष लास्ट होता है 31 मार्च, तो यह 31 मार्च तक वैलिड रहता है। अगर आपने वहाँ पर 1 अप्रैल 2022 के बाद बनवाए हैं तो आपका यह 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा। तो इसको आप लोग जान लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से बनवाना पड़ेगा अप्रैल और मई के लिए। उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले का निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर जिले का निवास प्रमाण पत्र बोला है, तो अब जिस भी जिले में हैं तो आप वहाँ से निवास बनवा लीजिएगा। स्थायी निवास बनता है, चॉइस सेंटर में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से 2-4 दिनों में यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, जो कि स्थायी बनता है। जिस भी जिले में आपका मूल निवास है वहाँ से आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तहसील अगर चेंज हुआ है तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत की भी बात नहीं है, बशर्ते वो भी चल जाएगा। उसके बाद है कौशल प्रशिक्षण। इस योजना में कौशल प्रशिक्षण से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कौशल विकास योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण से है। तो दोस्तों, आपको रोजगारी भत्ता देते देते यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। उसके बाद आपको रोजगार देने की भी यहाँ पर कोशिश रहेगी। पात्रता की शर्तें क्या है? आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, आवेदन किए जाने वर्ष की 1 अप्रैल को, मानकर चले आप इस वर्ष 2023 में फॉर्म भर रहे हैं तो 1 अप्रैल को आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 35 वर्ष से एक भी दिन ज़्यादा है तो आप फॉर्म इसमें नहीं डाल सकते। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण हो। तो कम से कम आपको 12वीं पास होना है, चाहे आप ओपन से पास हो या और कोई भी सिस्टम से जिसमें आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए छत्तीसगढ़ शासन से, या कहीं से भी आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। न्यूनतम जो योग्यता है 12वीं पास रखा गया है। चौथा, छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष की
1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि 2 वर्ष पुराना आपका होना चाहिए 1 अप्रैल से पहले। 1 अप्रैल हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल रहेगा। 2023 इस साल का अपन देख लेते हैं। 2023 1 अप्रैल से पहले आपका 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। वह 2 वर्ष में 12वीं, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि 12वीं पास के बाद 2 वर्ष होना चाहिए। मतलब 12वीं जो योग्यता है या उससे अधिक योग्यता, उसमें न्यूनतम 2 वर्ष की पुराना होना चाहिए। अगर मान कर चलें आप 10वीं किए हैं और 10वीं वर्ष का अगर आपने यहाँ पर करवाए हैं क्या चीज़ पंजीयन, और आपका 3 साल हो चुका, उसके बाद आपका 12वीं का आपने मान लो 8 कराए हैं तो 1 ही वर्ष हुआ है, तो इसमें पात्रता की जो शर्तें हैं अपूर्ण होती है, आपको मिलने की संभावना कम रहेगी। उसके बाद यहाँ पर है आवेदक की स्वयं का आय या कोई स्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो। अगर आप कुछ भी जॉब करते हैं तो भी आपका आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या आपके परिवार में आप जिसके ऊपर आश्रित हो उसका भी यहाँ पर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपात्रता की शर्तें हैं, तो आइए देखते हैं। यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो भी एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ऐसी स्थिति में रोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की वरिष्ठता दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी में नौकरी में हो तो होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र रहेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में है तृतीय श्रेणी, तो आपको आपके परिवार वाले को नहीं मिलेगा, और चतुर्थ श्रेणी में है या ग्रुप डी में है तो उसको यहाँ पर उसके परिवार वालों को मिलेगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता तो ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार को सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र रहेंगे। ऐसे पेंशनभोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं उसके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र रहेंगे। ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार को के सदस्य को बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप पेशेवर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं तो आपके परिवार वाले को नहीं मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं, चाहे इंजीनियरिंग किए हों या MBBS किए हों, तो भी आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रति वर्ष संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो हर वर्ष इसके लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल, यहाँ पर ये पोर्टल है www.बेरोजगारीभत्ता.cg.nic में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता हेतु पोर्टल में आवेदन करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना होगा तथा मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP की प्रविष्टि सत्यापन के लिए करना होगा। OTP सत्यापन उपरांत आवेदकों को पोर्टल में लॉगिन हेतु पासवर्ड बनाना है। पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड के आधार पर बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में आवेदन के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल है, इसी चीज़ को मैं कल भी बताया कि बेरोजगारी भत्ता जो पोर्टल है उसमें सर्वप्रथम अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपको पंजीयन करना है, नया खाता बनाना है। अगर आप खाता बनाना नहीं सीखें तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो या चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैंने बताया है, यहाँ पर बताया हूँ, तो उसको जाकर आप आसानी से सीख पाएंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड कैसे बनाना है उसको भी मैं बताया हूँ, और उसके लिए लॉगिन कैसे करना है उसको भी मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को अपनी सभी जानकारियाँ, नाम, पिता पति का नाम, आधार नंबर, जीवित रोजगार नंबर आदि प्रविष्ट करना होगा तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए 10वीं की अंक सूची, पात्रता हेतु 12वीं की अंक सूची, पासपोर्ट साइज का न्यूनतम कलर फोटो, आधार कार्ड। उन्हीं आवेदकों को आधार कार्ड अपलोड करना होगा जिसका आधार नंबर उनके राशन कार्ड में उल्लेखित आधार नंबर से पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हुआ है। सभी को यहाँ पर आधार लगेगा तथा जीवित रोजगार पंजीयन पहचान पत्र को PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। जो आपका रोजगार पंजीयन है उसको आप PDF बना लीजिएगा, मोबाइल से आसानी से PDF बन जाता है, बहुत सारे ऐप हैं उसके माध्यम से, या किसी से बनवा लीजिएगा।
उसके बाद है आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में निवास के पता के रूप में उसी जनपद या नगरीय निकाय के क्षेत्र का पता देना होगा जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसे जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र में बुलाया जा सके। और विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय क्षेत्र के निवास का पता प्रविष्ट करना होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूज हैं। भाई आपका जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बना है आप उसी क्षेत्र से फॉर्म भरिएगा ताकि आपको सत्यापन करने में दिक्कत ना हो, आपको आसानी से बुलाया जा सके, वहीं से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। पोर्टल में बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आवेदक आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद ऊपर से आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है, तो वहाँ से आप प्रिंट आउट डाउनलोड करेंगे और ये जो प्रिंट आउट रहेगा उस पर आप हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रिंट आउट के साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित स्थान एवं समय पर आना अनिवार्य होगा। तो सभी जितने भी आपके मूल प्रति, चाहे 10वीं का अंक सूची हो, 12वीं का अंक सूची या उससे अधिक पढ़ें उसका अंक सूची, आपका रोजगार पंजीयन कार्ड है, साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र है ओरिजिनल, और आपका आय प्रमाण पत्र वो भी ओरिजिनल। तो इस तरह से सभी जितने भी दस्तावेज हैं उसको आपको रखना है, सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। सत्यापन के लिए आपको कहाँ बुलाया जाएगा, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। सत्यापन तिथि, स्थान एवं समय की सूचना आवेदक को पोर्टल के उसके डैशबोर्ड से प्राप्त होगा। ऊपर में आपका डैशबोर्ड बना है, आपका जो प्रोफाइल बन जाएगा, इस डैशबोर्ड से उसे अपने पात्रता अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के लिए भुगतान की गई राशि, कौशल प्रशिक्षण के ऑफर आदि की जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो सभी जानकारियाँ आपको डैशबोर्ड से प्राप्त हो जाएगी। तो डैशबोर्ड फॉर्म भरने के बाद चेक करते रहना है, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीकृत प्रक्रिया, बेरोजगारी भत्ता योजना पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की पात्रता निर्धारण के लिए प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं क्या प्रक्रिया है। रोजगार विभाग द्वारा राज्य के सभी जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस योजना के पोर्टल पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा तथा इस कार्य हेतु उनके द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को भी यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसके द्वारा गठित क्लस्टर का यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाएंगे। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड से वे अपने जनपद पंचायत नगरीय निकाय के ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को सपत्रों सहित डाउनलोड कर उनका प्रिंट आउट निकालेंगे तथा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई प्रविष्टियों का भौतिक सत्यापन क्लस्टर स्तर पर आवेदकों के मूल प्रमाण पत्र एवं आवेदकों द्वारा लाए गए आवेदन के प्रिंट आउट को चेक कर यहाँ पर कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आवेदकों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा तथा इसके लिए निर्धारित तिथि, समय, स्थान आदि की जानकारी की प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टल में उनके द्वारा की जाएगी। यह प्रविष्टि सत्यापन तिथि से कम 3 दिन पूर्व करना होगा, अनिवार्य होगा। सत्यापन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। आवेदकों की सुविधा एवं प्रमाण पत्र को सत्यापन योजनाओं के दिशा निर्देश के अनुसार करने के लिए 5 से 6 ग्राम पंचायत या वार्डों का क्लस्टर बनाकर क्लस्टर क्षेत्र के किसी स्कूल या सामुदायिक भवन या अन्य किसी उपयुक्त स्थान में आवेदकों को बुलाया जाएगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार क्लस्टर में ग्राम पंचायत या वार्डों की संख्या कम ज़्यादा किया जा सकेगा। संबंधित क्लस्टर में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर आवश्यकता अनुसार सत्यापन टीम का गठन किया जाएगा। टीमों का गठन उतनी ही संख्या में किया जाएगा जिससे कि क्लस्टर स्तर पर सत्यापन कार्य सुगमता से और शीघ्र अतिशीघ्र किया जा सके। देख सकते हैं यहाँ पर आवेदकों की जानकारी एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए क्लस्टर स्तर पर किसी राजपत्रित अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित की जाएगी तथा इस टीम में करारोपण अधिकारी, ग्राम पंचायत के सचिव, पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, शिक्षक, पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग, उप अभियंता, लिपिक संवर्ग के कर्मचारी आदि मैदानी अधिकारी कर्मचारी को रखा जा सकेगा। प्रत्येक टीम में अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य होना चाहिए। सत्यापन टीम के गठन का आदेश संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन स्थल पर हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा तथा कम से कम 5 कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। इस हेतु स्कूल, कॉलेज, ITI आदि संस्थानों का चयन किया जा सकेगा जहां पर कंप्यूटर एवं इंटरनेट सुविधाएं हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए बैठक, पेज और छाया आदि की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य है। क्लस्टर स्तर पर गठित टीम आवेदक के आवेदन पत्र एवं अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों को सत्यापन चेक लिस्ट के अनुसार मूल प्रमाण पत्रों के साथ करेंगे तथा पोर्टल में प्रविष्ट करेंगे। क्लस्टर स्तर पर सत्यापन टीम होती है। यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता तो पात्रता संबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र संबंधित जनपद नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यहाँ पर प्रदान किया जाएगा।
तो ये जानकारी रही, देख सकते हैं बहुत सारे इसमें जानकारियाँ हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे यहाँ कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर एक PDF आपको मिल जाएगी। जनपद पंचायत नगरीय निकाय के जो सीएमओ हैं द्वारा क्लस्टर टीम के पोर्टल में की गई पुष्टि तथा सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र किए गए आवेदकों के बैंक खाता का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से ईमेल के माध्यम से कराया जाएगा। जिन पात्र आवेदकों का बैंक मैनेजर से खाता का सत्यापन हो जाएगा, उन आवेदकों का बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति आदेश यहाँ पर सीएमओ द्वारा की जाएगी या फिर जो सीओ द्वारा, तथा इस आदेश को पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। अपात्र आवेदकों के अपात्रता के कारण भी पोर्टल में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य होगा। जिन आवेदकों का बैंक खाता बैंक मैनेजर से सत्यापित नहीं होगा, उन आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इस आशा सूचना दी जाएगी तथा बैंक खाता के सत्यापन उपरांत ही स्वीकृत आदेश जारी किया जाएगा। तो ये जानकारी रही, देख सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे बुलाया जाएगा। और जनपद पंचायत नगरीय निकाय यहाँ पर सीओ सीएमओ आवेदन करने वाले सभी आवेदकों का पृथक पृथक नस्ती संधारित करेंगे। इस नस्ती में आवेदन का हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की अंकसूची, जीवित रोजगार पंजीयन पत्रक, आधार कार्ड के फोटोकॉपी के साथ क्लस्टर टीम का हस्ताक्षरित चेक लिस्ट, क्लस्टर स्तरीय टीम का सत्यापन प्रमाण पत्र, बैंक मैनेजर का बैंक अकाउंट सत्यापन का पत्र तथा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत अस्वीकृत आदेश की प्रति रहेगी। यदि किसी आवेदकों के पात्रता पर कोई अपील शिकायत है तो अपील शिकायत पर क्लस्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति भी रखा जाएगा। अपील एवं शिकायत की प्रक्रिया जनपद पंचायत नगरीय निकाय के सीओ सीएमओ अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता हेतु अपात्र की अनुशंसा किए गए आवेदक यदि इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो इसके विरुद्ध अधिकतम 15 दिवस में पोर्टल में सुसंगत तथ्यों तथा सहित ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। आवेदक द्वारा किए गए अपील का निराकरण कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जांचकर अधिकतम 15 दिवस में किया जाएगा। अपील पर लिए गए निर्णय की प्रति संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जिससे वे पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यदि जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के सीओ सीएमओ द्वारा किसी अपात्र आवेदक को पात्र कर दिया गया है तो इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सुसंगत प्रमाण तथ्यों की सत्यापित प्रति के साथ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर अधिकतम 15 दिवस में सुनवाई का निर्णय लिया जाएगा तथा निर्णय की प्रति संबंधित जनपद को प्रेषित किया जाएगा, जिससे वे वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। शिकायत सही पाए जाने पर आवेदक पर बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को यहाँ पर रायपुर द्वारा प्रति माह 2500 रुपये का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के द्वारा किया जाएगा। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बचत बैंक खाता, सेविंग बैंक अकाउंट के खाता क्रमांक, IFSC कोड की सही जानकारी देना अनिवार्य है। बैंक खाते में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं होने पाने पर जिम्मेदारी आवेदक की होगी। तो भाई आप सही अपना सेविंग अकाउंट देना है, बचत खाता, और दूसरा खाता यहाँ पर नहीं देंगे। अधिकांश लोगों का यहाँ पर सेविंग बचत खाता ही होगा, तो इसे ही आपको देना है और जो चल रहा होगा वही बैंक अकाउंट दीजिएगा, जिससे आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट में अच्छे से पहुंच जाए। बेरोजगारी भत्ते की अवधि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र आवेदकों को प्रथम 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देगा होगा। यदि हितग्राही विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि के लिए 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कौशल प्रशिक्षण जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उस हितग्राही को 1 वर्ष के समय अवधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करता है या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उसको बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। आवेदक द्वारा बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन में उल्लिखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में कौशल विकास प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय नियमित रूप से प्रत्येक 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या नहीं। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को किसी प्रकार का रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह हितग्राही रोजगारी भत्ता के पोर्टल में इसकी स्वयं तत्काल पुष्टि करेगा। यदि रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त होने की पुष्टि हितग्राही द्वारा नहीं की जाती है या अन्य माध्यमों से उसकी जानकारी मिलती है तो वे हितग्राही का बेरोजगारी भत्ता तत्काल बनकर पृष्ठ पोर्टल में करेंगे तथा हितग्राही के विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। तो ये जानकारी रही जिला स्तरीय। देख सकते हैं यहाँ पर जो
अध्यक्ष रहेगा समिति में, ये सब रहेंगे। तो ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे यहाँ पर कमेंट करिएगा। और यहाँ पर अब देखिए क्या आपको चेक लिस्ट रहेगा बेरोजगारी भत्ते के लिए। ये आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा। आपके द्वारा जो भरा जाएगा वह नीचे रहेगा। जो फॉर्म है मैं पहले ही यहाँ पर बताया हूँ, ये कार्यालय का रहेगा, स्वीकृत आदेश है। उसके बाद जो आपको भरना है ये है बेरोजगारी भत्ता आवेदन फॉर्म का जो प्रारूप है। ये वेब पोर्टल है, इसके माध्यम से आपको फॉर्म भरनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नाम है आधार कार्ड के अनुसार आपको अंग्रेजी में प्रविष्ट करना है। आधार कार्ड का नंबर, मतलब अपना नंबर आधार कार्ड के हिसाब से, और आधार नंबर आपको भरनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक लगानी है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर फिर आपको पंजीयन जो है पोर्टल है खुद रोजगार पंजीयन का दिनांक जो सबसे पहले आपने करवाए हैं, मानकर चलिए कोई 2014 में करवाए हैं, कोई 2016 में करवाए हैं, और जिसका 2 साल हो गया है, जो पुराना है उसको ही आपको डालना है। सबसे पहले जो पंजीयन कराएं उसी को। आपका लिंग है, वैवाहिक स्थिति है, पिता पति का नाम है, जन्म तिथि है, जाति है, पता है, निवासी है, नगर निगम क्षेत्र में है, नगर पंचायत, वार्ड है, ब्लॉक है, ग्राम पंचायत, जहाँ भी आप आते हैं उसको आपको यहाँ पर भरना है। फिर पिन कोड है, परिवार की आरसी का है, जो आय प्रमाण पत्र बना है उसके हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद वैधता 1 वर्ष के लिए होती है, वह 1 वर्ष केवल वित्तीय वर्ष के लिए रहेगा। मानकर चलिए 2000 यहाँ पर 22-23 के लिए 1 वर्ष के लिए रहेगा, ऐसा बनता है। तो जो भी पिछले वर्ष बनवाए होंगे 2022 की स्थिति में, तो उसका यहाँ पर 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको फिर से नया बनवाना पड़ेगा। तो पूरा 6 महीना 7 महीना हुआ होगा, उसको यहाँ पर बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक की जानकारी यहाँ पर IFSC कोड देना है, बैंक का नाम लिखना है, खाता नंबर है, फिर आपको खाता नंबर पुनः दर्ज करना है। डॉक्यूमेंट संबंधी जानकारी है, यहाँ पर क्या क्या आपको अपलोड करनी है। तो हितग्राही का फ़ोटो, नवीनतम फ़ोटो आपको लगानी है, कलर, और यहाँ पर जो JPG साइज़ में रहेगा 500 KB का। उसके बाद आय प्रमाण पत्र यहाँ पर PDF फाइल में रहेगा, उसको भी अपलोड करना है। निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है। 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं का प्रमाण पत्र, जो अंक सूची है सब 500 KB में रहेगा, PDF साइज रहेगा। उसके बाद रोजगार पंजीयन कार्ड, इतना आपको अपलोड करना है। और उसके बाद है ये जो लास्ट में घोषणा है, इसको आपको टिक लगाकर यहाँ पर सुरक्षित सेव कर देना है। नीचे दिया है आवेदक का नाम है, हस्ताक्षर आवेदक आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालें तथा उस पर हस्ताक्षर करें। सत्यापन की तिथि को इसको लेकर आना है। जो आप फॉर्म भरे हैं उसको आपको प्रिंट आउट निकालनी है, और निकालने के बाद आपको उसमें दस्तखत करना है, हस्ताक्षर करना है। और जिस दिन आपका सत्यापन रहेगा उस दिन आपको सारे दस्तावेज जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको ले जाना है। साथ ही साथ ये वाला जो आपका फॉर्मेट है, PDF है, जो फॉर्म भरे हैं उसको भी आपको ले जाना है। तो दोस्तों ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।